गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम टू द क्लास। एंड आज शुरू करते हैं एक और ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत सा चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अगर सारे लेटर्स की वर्ड्स की बात करें तो एक वर्ड आपको दिख रहा है डायरी। एन फ्रैंक तो किसी का नाम है, ऑब्वियस सी बात है, अभी डिस्कस करेंगे नाम किसका है। बात करते हैं डायरी। डायरी का क्या मतलब है? डायरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है ना। जैसे आजकल तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, हम सब बहुत कुछ मोबाइल पर नोट कर लेते हैं। सेल्फीज़ का टाइम आ गया है, फ़ोटोग्राफ खींच लेते हैं। कहीं ट्रिप पे घूमने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जाते हैं वहाँ की जो अच्छे अच्छे सीन्स होते हैं जिन्हें हमें कैप्चर करना होता है, उनको फोटोग्राफ में क्लिक कर लेते हैं। कोई खूबसूरत सा माउंटेन है, कोई खूबसूरत सी आपको क्यारी दिख गई, कोई अच्छे से फ्लावर दिख गए, पेड़ दिख गए, तो आप फोटोग्राफ खींच लेते हैं। हालांकि सच्चाई तो ये है कि 98% आप अपनी खुद की फ़ोटो खींच रहे होते हैं, ठीक है, आप सेल्फी ले रहे होते हैं। तो अब हम मोमेंट्स को कैच करते हैं कैमरे में आज के ज़माने में, राइट। हम वीडियोस और ऑडियोज़ और फोटोग्राफ में बिलीव करते हैं। लेकिन जब एक टाइम ऐसा था कि कैमरा फ़ोन नहीं चलता था या लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करते थे, तो हर व्यक्ति तो नहीं करता था, कुछ लोगों को एक शौक़ होता था कि वो चीज़ें लिखते थे, डायरी बनाते थे, उस पर काफ़ी कुछ लिखते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए, हर व्यक्ति की लाइफ में कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर होता है जिससे वो व्यक्ति अपनी सारी बातें शेयर करता है। सारी इन द सेंस जो दुनिया से नहीं बता पाता है, बट उस पर्टिकुलर पर्सन से अपनी बातों को शेयर ज़रूर करता है। और वो तभी शेयर कर पाता है जब भरोसा हो सामने वाले पे, ट्रस्ट हो। अगर भरोसा नहीं होगा तो आप शेयर नहीं कर पाओगे। अब वो पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है। इट कैन बी योर फादर। हालांकि फादर तो मैंने बोल दिया तो आप डर के पहले ही बैठ जाओगे, पापा से कौन शेयर करेगा, ठीक है। इट कैन बी योर मदर, आपकी माँ हो सकती है, माँ से तो बच्चे अक्सर सब कुछ शेयर कर ही देते हैं। इट कैन बी योर सिस्टर, हो सकता है आपकी बहन से आपकी बहुत अच्छी पटती हो तो आप बहन को सब कुछ शेयर कर देते हैं। इट कैन बी योर ब्रदर एज वेल, हो सकता है आपके भाई से आपकी सारी बातें शेयर कर लेते हो, या हो सकता है आपका कोई अपना फ्रेंड हो, दोस्त हो, जिससे आप अपनी सारी बातें बता पाते हो, अपनी इमोशंस को शेयर कर पाते हो। तो लाइफ में हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है। और दूसरी चीज़, हर व्यक्ति ऐसा कोई ना कोई पर्सन चाहता भी है लाइफ में कि कोई एक ऐसा हो जिससे आप अपने दिल को खोल के सारी बातें बता सके, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके, राइट। अब कैसी प्रॉब्लम? हर तरह की प्रॉब्लम। स्कूल में टीचर ने आपको बहुत बुरी तरह से डांट दी, आपको अच्छा नहीं लगा, आप टीचर को सामने तो कुछ नहीं कह पाए, मन ही मन में सोचा इनकी गाड़ी तो पंचर करेंगे आज हम, ठीक है। आप मन ही मन तो बहुत कुछ कोस रहे होंगे, सोच रहे होंगे, राइट। तो ऐसा अक्सर होता है कभी कभी, राइट। ऑब्वियसली बात है, कोई आपको डांटे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, या कोई आपको मारे तब तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कभी कभी इन चीज़ों को फिर हम चाहते हैं, जो हमारे अंदर थॉट्स हैं, जो भड़ास है, हम सामने वाले को बता नहीं पा रहे हैं, तो किसी एक ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं जिसको आप सारी बातें बता देते हैं, राइट। जैसे ये एक मजाक बनाया जाता है, इसमें रियलिटी है भी और नहीं भी है। लोग कहते हैं ना, जो सास बहू की जो नोकझोंक होती है, तो उसके बाद जो बहू होती है उसको अपनी भड़ास किसी पे निकालनी होती है, क्योंकि सास को तो कुछ कहेगी नहीं, सारी कहानी सुन लेगी जो उन्होंने बताया, गुस्सा जितना भी आ गया। अब उसको चाहिए कोई एक जिस पे वो अपनी भड़ास निकाल पाए। तो एक तो हो गया, या तो वो अपने घर में अपनी मदर को फ़ोन कर लेगी कि भाई आज हमारी सास ने ऐसा ऐसा कहा, सारी बुराइयाँ जाके एक बार इकट्ठा बता देगी, तो मदर सब सुन लेंगी, तब तो ठीक है। अगर कोई नहीं मिला तो शाम को पतिदेव तो आ ही रहे हैं, ठीक है, सारी भड़ास उनके ऊपर निकाल ली जाएगी। फिर अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जो पतिदेव भी आते हैं तो जब वो देखते हैं कि भाई आज कुछ माहौल गर्म है, किचन में आवाज़ ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ से पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा जरा चाय बना दो, और किचन में अदरक अगर बहुत स्पीड से कूटी जा रही है, बहुत ज़ोर से अदरक कूटी जा रही है, तो पति को एहसास हो जाता है कि अदरक नहीं है, अदरक मुझे समझ के अदरक कूटा जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब माहौल ऐसा बन जाता है, राइट। तो किसी ना किसी पे हम अपनी भड़ास जो है वो निकालते हैं, कहीं ना कहीं तुम अपने अंदर के थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर जो थॉट्स भरे हुए हैं, जो गुस्सा भरा हुआ है, जो एनर्जी भरी हुई है, जो इमोशंस भरे हुए हैं, जो खुशियाँ भरी हुई हैं, कहीं ना कहीं हम शेयर करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू शेयर विद एनीवन, कि कोई हो जो हमें समझ ले। अब जिसका ना कोई फ्रेंड हो, ना कोई पेरेंट्स में ऐसा हो, आसपास लोग बहुत सारे हों, 30-35 लोग हों जो आपसे रोज़ हेलो हाय हालचाल करते हों, लेकिन उनसे अपनी आप मन की बात ना कह पाएँ,
तो कोई तो होना चाहिए ना। ऐसे ही एक 13 साल की लड़की है जिसका नाम है एन फ्रैंक। क्या नाम है? एन फ्रैंक। उसने अपने जज्बातों को, अपने ख्यालों को, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, अपनी खुशियों को, अपने गम को, इन सब को शेयर करना शुरू किया किसी व्यक्ति से नहीं, एक डायरी से। एन फ्रैंक की लाइफ में जो कुछ भी होता था, अच्छा हो, बुरा हो, कॉमेडी हो, जो कुछ लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया, वो सारी चीज़ें वो एक डायरी में लिखती थी। राइट? डेट डालती थी और डायरी में सब बातें लिखती थी। और चूंकि एनी फ्रैंक को वो डायरी उसके 13th बर्थडे पे गिफ्ट हुई थी। इस बात को याद कर लीजिएगा। कब मिली डायरी उसको? 13th बर्थडे पे डायरी मिली थी। जब वो 13 साल की हुई, 13th बर्थडे उसका हो रहा था, तब उसे किसी ने एक डायरी गिफ्ट की। एनी को वो डायरी अच्छी लगी, सोचा इसमें क्या करें, तो एनी ने अपने जज्बातों को, ख्यालों को डायरी में लिखना शुरू कर दिया और उस डायरी को एक नाम दे दिया। उस डायरी को नाम दिया किटी। क्या नाम दिया? किटी। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। और एनी के जीवन में वैसे तो मिलने वाले बहुत लोग थे, कहने को फ्रेंड भी थे, फैमिली भी थी, लेकिन एन किसी से अपनी कहानी बता नहीं पाती थी, किसी को कुछ शेयर नहीं कर पाती थी। लेकिन एक थी कह लीजिए, जिससे एन फ्रैंक अपनी सारी बातें कहती थी। वो क्या है? किटी, यानी डायरी। तो एक तरह से कहा यह गया इस चैप्टर में कि जो डायरी है वो एनी की फ्रेंड है। क्या है वो एन की फ्रेंड है। अच्छा, मैं बार बार एनी और एन दो साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो एन फ्रैंक है, ये कुछ लैंग्वेज में इसको एन फ्रैंक कहते हैं, कुछ लैंग्वेज में एनी फ्रैंक भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है। प्रॉपर नाउन में ऐसा होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। राइट? तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट चीज़ हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो किस तरह से एन फ्रैंक अपने स्ट्रगल को, अपनी लाइफ में, बहुत छोटा सा जीवन है, मात्र 13 या 14 साल के ऊपर वो जिंदा नहीं रह पाई थी। ठीक है, नाजीज़ के अटैक में वो लोग वहाँ बहुत फंसे हुए थे, जर्मन में बहुत परेशानियों में थे। फिर वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके ख़त्म होने के बाद उसके पिता, जिनका नाम है ओट्टो फ्रैंक, ओट्टो फ्रैंक एन फ्रैंक के फादर का नाम है। मैं ओट्टो फ्रैंक और मॉर्गेट फ्रैंक उसकी सिस्टर का नाम है। तो ओट्टो फ्रैंक क्या करते हैं, उसकी जब डायरी को पढ़ते हैं, एन फ्रैंक की डायरी को, तब वो देखते हैं एक छोटी सी बच्ची अपने जज्बातों को किस तरीके से लिख रही है कि सामने वाले के दिल में छू जाए। तो उसके मरने के बाद ओट्टो फ्रैंक ने उस डायरी को, यानी एन फ्रैंक की डायरी को, उनके पिताजी ने पब्लिश किया एक बुक के नाम पे, और उस बुक का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। क्या नाम था? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो सही जो इसका राइट नेम था वो था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये था इसका राइट नेम, जिस नेम से वो बुक पब्लिश हुई थी। उसी बुक से एक छोटा सा अंश, यानी स्मॉल एक्सट्रैक्ट लिख करके आपके लिए चैप्टर बनाया गया है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। राइट? यानी उस डायरी से छोटा सा अंश लिया गया है। और एक्चुअल में उस किताब का नाम क्या था? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में MCQ में 1 नंबर में ये पूछ लेते हैं कि द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये सही नेम क्या है? यंग गर्ल डायरी, एन फ्रैंक डायरी, ऐसे घुमा घुमा के वर्ड्स आपको दे देंगे, बट सही आंसर क्या है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। चैप्टर का नाम तो आपके है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। राइट? लेकिन जो ओरिजिनली में किताब थी, जिसका जो टाइटल था वो ये था। ठीक? और ऑब्वियसली बात है, अब क्योंकि एन फ्रैंक की डायरी है, तो लिखी किसने है? एन फ्रैंक ने लिखी है। किसके बारे में लिखी है? स्वयं के बारे में लिखी है। तो जब कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में लिखता है तो उस लेख को हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। तो उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ये कह सकते हैं कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक एक एक्सट्रैक्ट है जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है। कहाँ से? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बुक से। बात क्लियर हुई सभी को? तो ये खूबसूरत से चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे एनी किस तरह से कौन कौन से जज्बात हैं जिनको वो रखती है। वो अपने क्लासरूम की बातों को भी शेयर करती है कि हमारे टीचर कैसे हैं। उसके टीचर उसको चैटर बॉक्स बोलते थे क्योंकि बातें बहुत करती थी। तो एक दिन टीचर ने कहा तुम मैंने बात बहुत करती हो क्लासरूम में, इतना कहाँ से सीख कर आई हो? तो वो ये नहीं कहती कि मेरी गलती है, कहती है तो मैं अपनी मदर से सीख कर आई हूँ।
तो कि मेरी माँ बहुत बातें करती है तो मैं ही बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, जो मेरा मानना है क्लासरूम में, जब आप क्लासरूम में भी बच्चे पढ़ रहे हों, अगर क्लासरूम का माहौल हंसने वाला नहीं है, हंसी मजाक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है बच्चे बोर हो रहे हैं, राइट। इसलिए क्लासरूम में थोड़ी बहुत हंसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से कंसंट्रेट करते हैं। दे वॉन्ट टू लिसन योर टीचर व्हाट ही सेज, राइट। वो सुनना चाहते हैं कि सर अब क्या कहने वाले हैं, सर अब क्या कहने वाले हैं। और ऐसा जो एक कम्युनिकेशन बनता है ना आई कॉन्टैक्ट का, कंटिन्यू आपको हम देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, तो इट सीम्स लाइक दैट वी आर कम्युनिकेटिंग, वी आर टॉकिंग। ऐसा लगता है ना कि हम आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब आप इस अंदाज से किसी चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा। तो जो चैप्टर आज आप पढ़ने वाले, जो आपने अभी तक भी पढ़े, एक भी चैप्टर को ना तो मैंने कोशिश की है कि आपको ऐसे पढ़ाया जाए कि हम आपको कुछ याद करा रहे हैं या कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, एक स्टोरी की तरह आराम से मस्ती करते हुए, बात करते हुए कि भाई क्या है क्या नहीं है, और धीमे धीमे देखिए आपको सारे चैप्टर ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, राइट। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अभी मेंशन किए हैं, आप चैप्टर रीडिंग करेंगे और टर्म्स को भी मेंशन करेंगे, राइट। चलिए, अगर हम अबाउट द ऑथर की बात करें, वैसे तो हमने आपको जानकारी दे ही दी है एन फ्रैंक के बारे में, बट फिर भी अगर थोड़ा सा और डिटेल में इसकी हम बात करें तो बताते हैं। दिस लेसन इज एन एक्सर्ट फ्रॉम डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। हम जिसकी बात कर रहे थे, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इसमें द नहीं होगा, ओनली होगा डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है, ऑफ एन फ्रैंक। इट इज एन ऑटोबायोग्राफी दैट वाज फर्स्ट पब्लिश इज 1947। भाई पहली बार पब्लिश कब हुई थी? 1947। कैसे याद करोगे? 1947 में भारत में एक बहुत बड़ा काम हुआ था, बताइए, बहुत आसान है। हाँ, आवर कंट्री बिकेम फ्री, हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था, गॉट फ्रीडम इन 1947। तो ऐसे तो याद हो जाएगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी साल क्या हुआ था, एनी फ्रैंक की जो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बुक थी वो पहली बार पब्लिश हुई थी, ठीक है। In this, Anne expresses her thought in a diary which was gifted to her on her 13th birthday. इसमें एन अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, ख्यालों को डायरी में एक्सप्रेस करती हैं, दर्शाती हैं, लिखती हैं, राइट, अपने 13 बर्थडे पर मिली हुई डायरी में। She names the diary Kitty which she considers as a true friend. मैंने आपसे कहा ना, एन डायरी को क्या समझती हैं? फ्रेंड, और उसका नाम क्या रखा है? किट्टी। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। She mentions about her childhood, her family, a lot of other things that she told no one else. उस एन फ्रैंक उस डायरी में बहुत कुछ मेंशन करती हैं, अपने बचपन को मेंशन करती हैं, अपने परिवार को मेंशन करती हैं, अपनी परेशानियों को, वो बहुत सारी चीज़ें मेंशन करती हैं जो किसी को उन्होंने नहीं बताई। मैंने कहा ना, सबकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा फ्रेंड हो जिससे आप सब कुछ शेयर कर लेते हैं। फ्रेंड का मतलब, फ्रेंड कैन बी योर फादर, फ्रेंड कैन बी योर ब्रदर, फ्रेंड कैन बी योर सिस्टर, फ्रेंड कैन बी योर मदर, राइट। आपके परिवार के सदस्य ही आपके फ्रेंड हो जाते हैं, राइट। कुछ लोग अपने फादर से बहुत कंफर्टेबल होते हैं, हालांकि बहुत कम ही होते हैं, लेकिन होते होंगे 2-4, ठीक है, तो अपने फादर सारी बातें शेयर कर लेते हैं। कुछ अपनी मदर से बहुत कंफर्टेबल होते हैं, वैसे ज़्यादातर बच्चे मदर से ही कंफर्टेबल होते हैं कि वो उनको सारी बातें, स्पेशली बेटियाँ, क्या कहते हैं, बेटियाँ तो पिताजी तो माताजी दोनों से ही कंफर्टेबल होती है। लड़कों को डर लगता है पिताजी से, तो ये कहते हैं ना कि लड़के जब पिताजी से बात करते हैं तो वो ज़्यादातर बातें हाथ से होती हैं, मतलब वन साइड हाथ होता है केवल पिताजी की तरफ से, राइट। चलिए, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एनेलिस मैरी एनी फ्रैंक, ये इनका पूरा नाम है, एनेलिस मैरी एन फ्रैंक। 12 जून 1929, फरवरी मार्च 1945। देखिए, 12 जून 1929 में एन फ्रैंक का जन्म हुआ था, उसके बाद मार्च 1945 में उसकी डेथ हो गई थी। अब देखिए 1929 एंड 1945, ठीक है, ओनली 16 ईयर्स थे जिसमें वो जीवित रही, केवल 16 साल तक। कितने साल जिंदा रही? 16 ईयर्स। उस 16 साल के जीवन में वो कुछ ऐसा कर गई जो उसे भी नहीं पता, और आज पूरी दुनिया उसको पढ़ रही है। सोचिए, वॉज अ जर्मन बॉर्न जेविश गर्ल। भाई जर्मन बॉर्न जेविश गर्ल थी, क्या थी? जर्मन में बॉर्न थी और जेविश गर्ल थी।
ठीक है। Who wrote while in hiding with their family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। जब विश्व युद्ध 2 चल रहा था तो जर्मन ने जो एक ऑक्यूपेशन किया था, जो एक कब्जा किया था नीदरलैंड्स पे, तो उस समय ये लोग छिपे हुए थे, राइट। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करती है, बमबारी करती है, तो लोगों को छिपना पड़ता है बंधक बनने से पहले, या बंधक बन जाते एक तरीके से, राइट। तो जब ये लोग छिपे हुए थे उस समय उसने डायरी लिखी हुई थी। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडैम आफ्टर द नाजिस गेन पावर इन जर्मनी। जब नाजिस कम्युनिटी ने जर्मनी में एक तरह से पावर हासिल कर ली तो उनके जो परिवार के लोग थे वो कहाँ मूव कर गए थे? एम्स्टरडैम में मूव कर गए थे। बट वर ट्रैप्ड व्हेन नाजिस ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड्स। लेकिन जब नाजिस का ऑक्यूपेशन जो बढ़ा हो तो वो नीदरलैंड्स तक पहुँच गए, तो वो लोग वहाँ पे ट्रैप्ड यानी एक तरीके से फंस गए थे। एज persecutions against the Jewish population increased, the family went into the hiding July 1942 in the hidden rooms in her father Otto Frank's office building। 1942 में एनी फ्रैंक का जो परिवार था वो उनके पिताजी की एक बिल्डिंग, ऑफिस की बिल्डिंग थी, ओटो फ्रैंक की बिल्डिंग, उसमें वो लोग वहाँ पे छिपे हुए थे। छिपे होने का सेंस मतलब होता है एक बिल्डिंग में अंदर ही रह के खाना जो है वही खाते थे, बाहर जाना अलाउड नहीं था, कोई जा सकता नहीं था, तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। उन मुसीबतों के बीच एनी फ्रैंक अपनी सारी कहानियों को मेंशन करती है, ठीक है। आफ्टर 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Anne died of typhoid in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. Her father Otto Frank, the only survivor of the group, returned to Amsterdam आफ्टर द वॉर एंडेड। देखिए उसके बाद एनी फ्रैंक को टाइफाइड हो गया था, ठीक है। जब वो 16 साल की थी तो उनको टाइफाइड हो गया, तो और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिल पाने के कारण एनी फ्रैंक की 16 साल में ही डेथ हो गई थी। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट पूछ सकते हैं कि एनी फ्रैंक की डेथ कैसे हुई थी, कारण क्या था? तो कारण था बीमारी, और बीमारी क्या थी? टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड टाइफाइड नहीं था, टाइफस था उसको, ठीक है। बीमारी कारण क्या था? टाइफस था, TYPHUS, टाइफस था। तो कारण क्या था? बीमारी, बीमारी क्या था? टाइफस उसको हो गया था, ठीक है। ओटो द ओनली, उनकी फैमिली में केवल लगभग सब लोग बचे नहीं थे, केवल फादर जो ओटो फ्रैंक थे, ही वॉज द ओनली सर्वाइवल, केवल यही बचे थे। Convinced that it was a unique record, Amsterdam after the war ended to find that her diary has been saved। उसके बाद जब उन्होंने देखा है उनको डायरी मिलती है एनी फ्रैंक की, तो वो जब डायरी को पढ़ते हैं तो कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, तो उनको लगा यार ये तो बहुत ही गजब सी चीज़ लिखी हुई है, यानी ये जल्दी कोई मेंशन तक नहीं कर पाता होगा अपनी लाइफ के बारे में। He took action to have it get published in English under the name of The Diary of a Young Girl। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इस डायरी को पब्लिश कराएं, और उन्होंने पब्लिश कराया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से, ठीक है। किस नाम से पब्लिश कराया? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, राइट। अब ये तो कहानी हो गई बैकग्राउंड की, यानी एन फ्रैंक कौन थी, उन्होंने डायरी कैसे क्या लिखा। अब डायरी में क्या लिखा और क्या क्या उसमें हंसी मजाक की जो बातें लिखी हैं अपने क्लासरूम की, कि उसको चैटर बॉक्स बोला गया, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार बोला, ऐसे लिखने को दिया गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, राइट। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए और कल की क्लास में डिस्कस करेंगे आगे वाले पैराग्राफ को, राइट एवरीवन। इज इट क्लियर फॉर टुडे? चलिए, थैंक यू वेरी मच।